अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अतहर काज़मी और आप देख रहे हैं खदीजा टीवी। आपका पसंदीदा प्रोग्राम सेहतमंद ज़िंदगी लेकर हाजिर खिदमत हैं और जिसमें हम मुख्तलिफ अमराज के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। आपके पसंदीदा प्रोग्राम इसलिए भी क्योंकि आपके बहुत सारे कॉल्स और बहुत सारे मैसेजेस भी मुख्तलिफ डॉक्टर्स से सवालों के ज़रिए होते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रोग्राम को भी ज़रूर देखेंगे। हम आज बात कर रहे हैं यूरोलॉजी के बारे में, यानी इन्फेक्शन और ख़ास तौर से प्रोस्टेट के बारे में। बढ़ती उम्र में बहुत सारे लोग इससे दिक्कत महसूस करते हैं और कुछ लोग हैं जिनको कोई तकलीफ़ नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम होती है और उसको वो कभी कभी नज़रअंदाज भी कर देते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद शाज़िब फरीदी साहब, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी में, हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली से हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं और इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका इस प्रोग्राम में। और आपसे ज़ाहिर सी बात है, जो गुफ्तगू आज होना है वो लोगों के ज़रिए जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है बढ़ती उम्र में जब पेशाब के प्रॉब्लम्स होती हैं और ख़ास तौर से बात कही जाती है कि प्रोस्टेट में कुछ प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहला जो मैं आपसे सवाल लेना चाहूँगा, क्योंकि आम आदमी को ये पता नहीं होता कि हमें कौन सी तकलीफ़ हो रही है, तो यूरोलॉजी जो है वो किस सब्जेक्ट को डील करती है और कैसे इस सब्जेक्ट में कौन कौन सी बीमारी जुड़ती हैं? देखिए, यूरोलॉजी जो है वो जो मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में, उसमें जो पार्ट यूरोलॉजी कवर करता है वो है किडनी या गुर्दे कह सकते हैं। इससे नीचे एक पाइप आता है जिसे यूरेटर बोलते हैं, और उसके नीचे मसाना या यूरिनरी ब्लैडर, और उसके बाद यूरेथ्रा, प्रोस्टेट, और वहाँ से पेशाब बाहर निकल जाता है। तो ये पूरा हिस्सा जो है ये यूरोलॉजी वाले डॉक्टर साहब डील करते हैं। अब इसमें एक बहुत लेमैन के अंदाज में अगर आप बताएं, क्योंकि ये प्रोग्राम हम चाहते हैं कि आम आदमी तक, जो निचला तबका है, उस तक भी पहुंच जाए और उसकी समझ तक पहुंच जाए। कभी भी एक परेशान इंसान जिसको यूरोलॉजी में पेशाब की दिक्कत होती है, किडनी में तब होता है कि जब वो डॉक्टर को दिखाता है। नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी में क्या फ़र्क है? देखिए, नेफ्रोलॉजी यूरोलॉजी दोनों जो डॉक्टर्स हैं, दोनों स्पेशलिस्ट जो हैं, ये किडनी को ही देखते हैं। मगर नेफ्रोलॉजी का डॉक्टर साहब जो हैं वो इसका ट्रीटमेंट दवाइयों से करेंगे। यूरोलॉजी का ट्रीटमेंट जो है वो डॉक्टर साहब इसको सर्जरी से करते हैं। ये मोटा मोटा बेसिक डिफरेंस है। बहुत खूब डॉक्टर साहब, ये जानकारी इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारे बहुत सारे ऐसे नाज़रीन हैं कि जिनको वो बोर्ड पर लिखे देखेंगे तो उनको कन्फ्यूजन होता है अक्सर करके। अब हम बात करते हैं प्रोस्टेट के बारे में, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बढ़ती उम्र में ये एज फैक्टर भी हम आपसे पता करेंगे, किस उम्र में ये प्रॉब्लम शुरू होती है। तो ये जो एक आम सी समस्या, आम सी प्रॉब्लम नज़र आती है, ये कितनी ख़तरनाक होती है और कैसे इसके सिम्टम्स को हम देखते हैं? देखिए, ये पहले मैं थोड़ा प्रोस्टेट के बारे में बता दूं। ये जो ऑर्गन है या ग्लैंड है, ये सिर्फ आदमियों में पाया जाता है, लेडीज़ के अंदर नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये प्रोस्टेट जो ग्लैंड है, ये जो पेशाब का मसाना है उसके जस्ट नीचे एक छोटा सा ग्लैंड होता है जिसे प्रोस्टेट बोलते हैं। अब ये मोस्टली इसकी जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है वो एज है अराउंड 55 ईयर्स की एज के अंदर ये प्रॉब्लम शुरू होती है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हर मरीज़ को ये प्रॉब्लम होगी इसकी, मगर मोस्टली ये देखा जाता है कि इसके बाद क्योंकि ये ग्लैंड बढ़ना शुरू हो जाता है तो धीरे धीरे वक्त के साथ ये मरीज़ों को परेशान करने लगता है। अब इसके जो ख़ास सिम्टम्स होते हैं, क्या बॉडी पे कुछ ऐसे चीज़ें नमूदार होती हैं, ऐसी चीज़ें शो होती हैं कि जिसके ज़रिए कोई एक इंसान समझ ले कि हाँ, मुझको ये प्रॉब्लम हो रही है और हमें अब डॉक्टर को दिखाना चाहिए? देखिए, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम जो है वो इसके कुछ लक्षण हैं जो आदमियों के अंदर दिखाई देंगे। जैसे आज सोने के बाद मरीज़ को रात में उठना पड़ेगा पेशाब करने के लिए। नॉर्मली जो कहा जाता है कि कोई भी शख्स, आदमी जो सोएगा वो सुबह ही उठेगा पेशाब करने के लिए। अगर उसे बीच में उठना पड़ रहा है पेशाब करने के लिए बार बार, तो ये एक अलामत है कि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो सकती है। एक बात। दूसरी इसकी जो और अलामतें हैं उसके अंदर ये है कि पेशाब बार बार आना, पेशाब शुरुआत होने में कुछ वक्त लगना, फ़ौरन नहीं शुरू होगा, 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड बाद शुरू होगा। होने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि अभी भी पेशाब मसाने में है और मुझे कुछ और वक्त बैठना चाहिए पेशाब करने के लिए। पेशाब की धार बारीक हो सकती है, पेशाब में खून के कतरे भी आ सकते हैं,
ऐसा भी हो सकता है कि मैं बैठा हुआ हूँ और एकदम से मुझे लगे कि बहुत तेज़ पेशाब आ रहा है, अगर मैं अभी नहीं गया तो मेरे कपड़ों में पेशाब निकल जाएगा। ये कुछ अलामतें हैं जिससे शक होता है कि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो सकती है मरीज़ को। ये है। डॉक्टर साहब, आपने बात की क्योंकि बहुत सारे सवाल भी इसी तरह से रिलेटेड हैं। एक अगर आम बंदा उसको ये लगे कि पेशाब में कहीं ना कहीं ब्लड आ रहा है और कभी कभी क्लॉटिंग जो है, हल्के हल्के से पार्ट जो है उसको लगता है कि ये ब्लड के साथ आ रहे हैं, तो अब हम क्या समझें इसको? किडनी की प्रॉब्लम है या प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है या किस तरह से इसको? देखिए, पेशाब में खून आना जो है वो एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ चीज़ है जी। प्रोस्टेट से रिलेटेड भी हो सकती है और पेशाब में खून आना किडनी से भी प्रॉब्लम हो सकती है और पेशाब के मसाने जो है, थैली जो है, वहाँ की वजह से भी पेशाब में खून आ सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर इसमें खून आ रहा है पेशाब के अंदर तो ये सिर्फ प्रोस्टेट की वजह से है या किडनी की वजह से है। मगर हाँ, अगर खून आ रहा है तो ये एक ज़रूरी है कि डॉक्टर से ज़रूर मशवरा किया जाए कि इसकी वजह क्या है, उस वजह को देखा जाए और फिर उसी हिसाब से उसका इलाज किया जाए। डॉक्टर साहब, अब कुछ लोगों को एक दिक्कत होती है कि वो कहते हैं बर्निंग बहुत है, बहुत जलन हो रही है, तो डॉक्टर के पास जाता है, वो क्या है, यूटीआई है। तो ये यूटीआई का क्या इस चीज़ से भी कोई रिलेशन है, कोई संबंध है? इसको आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, मैंने आपसे बताया जैसे कि इसका एक अलामत ये है कि पेशाब करने के बाद मरीज़ को ऐसा लगता है कि अभी पेशाब बाकी है, क्योंकि वो पेशाब पूरा निकला नहीं, मसाने में भी है। और जब भी पेशाब कहीं इकट्ठा होगा जिस्म के अंदर तो उसमें चांसेस इन्फेक्शन के बढ़ जाते हैं। जी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मरीज़ आपके पास, डॉक्टर के पास आता ही तब है जब उसको ये परेशानी होने लगी कि पेशाब में जलन होने लगी, पेशाब में खून भी आ रहा है, बुखार भी हो सकता है आ रहा हो। तो हमें ये बात सही है कि उसको इन्फेक्शन हुआ है पेशाब का, मगर उसकी वजह क्या है वो वजह ढूंढना ज़रूरी है। जी। तो मेल्स के अंदर कॉमनली इन्फेक्शन नहीं होता। अगर इन्फेक्शन हो रहा है वो भी इस उम्र में 50, 55, 60 साल की उम्र में इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो हमें ज़रूर देखना चाहिए कि क्या प्रोस्टेट की वजह से प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो सिर्फ इन्फेक्शन को ही इलाज नहीं करना, उसका कॉज क्या है, उसकी वजह क्या है। अगर प्रोस्टेट कॉज है तो प्रोस्टेट का इलाज भी करना ज़रूरी है इन्फेक्शन के साथ साथ। डॉक्टर साहब, जाहिर सी बात है क्योंकि हम जिस समाज में रह रहे हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें मिथ में भी है, बहुत जो हमने दादा नाना या दादी नानी की कहानियों में सुना है और उसको हम अप्लाई करते हैं मेडिकल साइंस के ऊपर। और आज के खुसूसन इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जहाँ सर्जरी ने इस मुकाम हासिल किया है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें। अब एक बंदा जो खासतौर से सर्जरी अगर किसी ने बताई है, किसी डॉक्टर ने, यूरोलॉजिस्ट ने अगर सर्जरी बताई है प्रोस्टेट की, तो बहुत सारे लोग सवाल ये करते हैं कि अगर हम सर्जरी करा लेंगे तो अभी जो पेशाब की प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी देर के बाद हो रही है वो टपकने, यानी कतरात जो है वो टपकने लगते हैं। ये प्रॉब्लम क्या वाकई ऐसी बात है या सिर्फ एक मिथ है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर सर्जरी नॉर्मल ठीक से हुई है तो ये प्रॉब्लम हो सकता है कि कुछ वक्त, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन ये प्रॉब्लम रह सकती है, बट ग्रेजुअली ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। और ऐसा नहीं होता है कि लॉन्ग टर्म में ऐसी कोई परेशानी हो। और पेशेंट जैसा पहले पास कर रहा था यूरिन इस प्रॉब्लम होने से पहले, वैसे ही अभी भी पास करेगा। जी। अब यहाँ पर सवाल एक और भी हमारे पास आया है जिन्होंने सवाल किया कि मेरी एज तकरीबन 60 ईयर्स है और मुझे कतरे आते रहते हैं और कभी कभी पेशाब खुल के नहीं होता है, तो अब हम यूजली क्या करें और किस तरीके से ये सिम्टम्स हमें बता रहे हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम है? देखिए, अगर ये प्रॉब्लम हो रही है कि आपने जैसे बताया कि रुक रुक के पेशाब आ रहा है, कतरों के साथ आता है, उम्र भी 60 साल है, तो चांसेस है कि इनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोस्टेट इनका बड़ा हो सकता है। तो ये ज़रूर डॉक्टर से मशवरा करें, उनसे मिलें और फिर आगे जो उसकी तरीक़ा है टेस्ट करने का, फिर उसके हिसाब से देखा जाएगा क्या वजह है। बहुत खूब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सेहतमंद ज़िंदगी और मैं आपसे मुखातिब हूं इस प्रोग्राम को लेकर, और आपसे गुजारिश है कि दिए गए नंबर पर अगली बार आप अपने सवाल हमको भेज सकते हैं। जिस भी बीमारी से रिलेटेड आप सवाल पूछना चाहते हैं तो हम कोशिश करेंगे, अगर उसके एक्सपर्ट होंगे तो वो सवालात आप आके शामिल करेंगे इस प्रोग्राम में और आप तक इसके मुस्बत जवाब पहुँचाने की कोशिश करेंगे। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए आप देखते रहिए खदीजा टीवी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सेहतमंद जिंदगी और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद शाजिफ फरीदी साहब, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी से। आइए हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, अब ये सारी चीज़ें तो होती हैं, अब इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट आता है, तो जाहिर सी बात है डॉक्टर के पास जाना पहला एक वो है। तो इन्वेस्टिगेशन में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आती हैं जिसमें किसी तरह का कोई शक और शुबा नहीं होता है? देखिए, बहुत अच्छा आपका सवाल है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेशेंट्स भी कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कराना क्या है, हमें पता नहीं है एग्जैक्टली। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, जब ये अगर पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो रही है तो वो डॉक्टर से मशवरा करेगा। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट टेस्ट हैं वो होता है अल्ट्रासाउंड जो हम कराते हैं एब्डोमेन का। उसके अंदर हम प्रोस्टेट के बारे में बिल्कुल देखते हैं। उसमें हमें पूरा आइडिया लग जाता है कि प्रोस्टेट का साइज़ क्या है, प्रोस्टेट की देखने में कैसा लग रहा है अल्ट्रासाउंड के अंदर। इसके साथ साथ वो प्रोस्टेट की वजह से पेशाब की थैली में या किडनी के अंदर कोई असरात आ रहे हैं कि नहीं, वो भी हमें इससे आइडिया हो जाता है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है। उसके बाद हम किडनी का फंक्शन टेस्ट कराते हैं देखने के लिए कि किडनी इस पर कोई असर तो नहीं है। तीसरा जो टेस्ट है वो कराते हैं यूरोफ्लोमेट्री, जिसमें हमें आइडिया लगता है कि पेशाब की धार, अगर धार में कोई परेशानी है तो वो भी उससे हमें आइडिया लगेगा। उसी हिसाब से फिर हम इलाज में चेंजेस करेंगे। और चौथा इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो है PSA, जो ब्लड से करा जाता है। इसका है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये एक टेस्ट कराया जाता है। इससे हमें आइडिया लगता है कि ये प्रोस्टेट की सारी बीमारियों में बढ़ सकता है, मगर ये काफ़ी हद तक हमें एक आइडिया दे देता है। अगर ये काफ़ी बड़ा हुआ है तो इससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि क्या इसमें कोई कैंसर का शक तो नहीं है। शक वाली बात हो रही है। कन्फर्मेशन अगर मान लीजिए बड़ा हुआ आता है PSA, तो फिर कन्फर्मेशन तो हमेशा टुकड़े की जांच से ही होता है, बायोप्सी से। बिल्कुल जी। और बाकी और सारी जो जांचें होती हैं वो कैसे मतलब इस पर किया जाए? मसलन जैसे हम UTI की बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो अब जाहिर सी बात है इसके लिए भी एक प्रोसेस होगा, तो वो यूरिन के ज़रिए होगा, ब्लड के ज़रिए होगा, या इन्वेस्टिगेशन कोई रेडियोलॉजिकली वो होगी? देखिए, अगर UTI है तो सबसे ज़रूरी जो टेस्ट है वो है यूरिन का एग्जामिनेशन करना। तो उसमें हम यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपी का टेस्ट कराते हैं और दूसरा यूरिन कल्चर करवाते हैं। उसमें हमें आइडिया लग जाएगा कि यूरिन में अगर वाकई में इन्फेक्शन है तो वो हमें आइडिया हो जाएगा, और कल्चर से हमें मालूम चल जाएगा कि किस बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। तो उससे रिलेटेड जो भी दवा होगी जो उसमें आएगा सेंसिटिविटी के हिसाब से, वो हम उनको दवा दे सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अब एक और सवाल जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में, बड़ी तेज़ ज़िंदगी में होता है कि हम लोग पेशाब कभी कभी रोक लेते हैं। तो क्या पेशाब को बहुत देर तक रोके रखना ये भी कॉज बनता है प्रोस्टेट की प्रॉब्लम के लिए, या दीगर जो पेशाब के रिलेटेड जो मर्ज होते हैं उसके लिए नुकसानदेह होता है? देखिए, प्रोस्टेट की पेशाब रोकने से प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होना ये तो साबित नहीं है जी। हाँ, ये ज़रूर होता है कि प्रोस्टेट बड़ा होने की वजह से पेशाब रुक जाए, ये हो सकता है। तो पेशाब रोकना की वजह से प्रोस्टेट की प्रॉब्लम तो नहीं होती, मगर आइडियली पेशाब नहीं रोकना चाहिए क्योंकि उसमें परेशानियां बढ़ती हैं, बाद में मसाने भी बढ़ती हैं और इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ते हैं आपके। तो इसलिए पेशाब रोकना जायज़ नहीं है, उसे नहीं रोकना चाहिए। डॉक्टर साहब, अब क्योंकि हम बात करते हैं खान पान के बारे में और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो तमाम चीज़ें होती हैं, फास्ट फूड और जंक फूड और इस तरीके की, तो ये डाइट का कितना इम्पोर्टेंट रोल है, ख़ासतौर से यूरोलॉजी की बात करें हम और प्रोस्टेट की बात करें अगर? देखिए, बहुत ही उम्दा आपका सवाल है ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और लोग कंफ्यूज हैं इसके बारे में। अगर प्रोस्टेट इन्फेक्शन किसी भी चीज़ का, अगर किडनीज़ के इन्फेक्शन से रिलेटेड बात हो रही है तो हमें ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि पानी एक बहुत ही सस्ता और टिकाऊ इलाज है और बहुत ही ईजी है और इसको लेने में कोई परेशानी नहीं है, नेचुरल चीज़ है। तो पानी की मात्रा, खुराक हमेशा ज़्यादा रखें, एक तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। दूसरा जो इससे रिलेटेड चीज़ है कि पानी ज़्यादा रखने से इन्फेक्शन के चांसेस भी कम होंगे और किडनीज़ हाइड्रेट रहती हैं, बॉडी हाइड्रेट रहती है। तो इस पानी तो हमेशा ज़्यादा रखें, ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। दूसरा, खाने के अंदर वैसे प्रोस्टेट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं कि ये देखा गया है, अभी जो नई रिसर्चेज आई हैं उनके अंदर ये देखा जा रहा है कि ये प्रोस्टेट की प्रॉब्लम उन लोगों में ज़्यादा होती है जिनके अंदर मोटापा है या जो एक्सरसाइजेज या ये चीज़ें कम करते हैं, जिनका बड़ा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, वो बैठ के ही काम करते हैं, कहीं जाते नहीं हैं, एक्सरसाइज कम है, तो उन लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी गई है। तो इसलिए जो भी चीज़ें हमारा मोटापा बढ़ाएं उनको हमें अवॉइड करना है। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा ये कि थोड़ा लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन इंपॉर्टेंट है।
थोड़ा एक्सरसाइज करें, योगा करें, ये एक बड़ा ज़रूरी चीज़ है जिससे ये देखा गया है कि ये प्रोस्टेट में हेल्प करता है। जी, ओबीस की बात की, जहाँ बहुत एक्सेस होता, आदमी बहुत ज़्यादा मोटापे की तरफ है, या आम नेचुरल तौर पर नेचुरली जो मेजरमेंट है हाइट से और वेट का, तो जो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं ओबीस की तरफ होते हैं, लेकिन जो एक नॉर्मल मोटापा है, वेट आगे बढ़ जाना, तो क्या ये जनरली इसका भी कुछ रिलेशन है इससे प्रोस्टेट के बढ़ने में या प्रोस्टेट के प्रॉब्लम में? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जो स्टडीज़ बताती हैं, हमारी जो रिसर्चेज हुई हैं, उसमें ये कहा गया है कि जो बीएमआई है, बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स जो है, अगर वो 30 से ज़्यादा है तो उनके अंदर, उन पेशेंट्स के अंदर या उन लोगों के अंदर प्रोस्टेट की रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं, प्रोस्टेट प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर ये बीएमआई कम है तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट ये है कि क्योंकि अगर ये मोटापा बढ़ता जाएगा तो ऑब्वियसली पेशेंट को ये प्रॉब्लम आगे हो सकती है। तो इसलिए मोटापा अगर जब भी है और अगर बीएमआई बढ़ा हुआ है तो उसको कंट्रोल करना अभी से शुरू करें, जिससे वो वक्त ना पहुँचे। तो मोटापे को कंट्रोल करना ज़रूरी है जी। और अपना लाइफस्टाइल को चेंज करें, वॉकिंग बढ़ाएं, कुछ चीज़ें हैं जैसे अल्कोहल है, इसको कम करें। ये चीज़ें जो हैं देखी गई हैं कि ये बढ़ाती हैं प्रॉब्लम प्रोस्टेट की। बाकी जो बैड हैबिट्स की बात करते हैं हम, तंबाकू या ड्रग्स, ये भी क्या इस चीज़ पे असरअंदाज होती हैं? देखिए, स्मोकिंग का तो कोई बहुत ज़्यादा अभी रोल नहीं आया है, मगर अल्कोहल का ज़रूर रोल है। तो अल्कोहल ज़रूर अवॉइड करें, जो लोग लेते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम उन लोगों के अंदर ज़्यादा पाई जाती है। पानी की बात की आपने, पानी इंटेक जो है वो एक नॉर्मली एक इंसान को, और ख़ुसूसन अगर हम देखा जाए 8 फैक्टर में जब 50 प्लस होता है तो बहुत ज़्यादा पानी के पीना, और कितना एक नॉर्मली अगर किसी बंदे को कहा जाए कि उसको इंटेक करना चाहिए तो वो पानी का मकदार क्या होगी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि डिपेंड करता है हमारा इस टाइम वेदर क्या चल रहा है। हम इंडिया में रहते हैं और यहाँ पर गर्मी का माहौल ज़्यादा रहता है, तो गर्मियों के अंदर कम से कम 2.5 to 3 लीटर्स का पानी ज़रूर रखें 24 घंटे के अंदर जी। और सर्दियों में 2 to 2.5 लीटर्स पानी, इतना पानी 24 घंटे के अंदर ज़रूर लें। तो ये बॉडी भी हाइड्रेट रहेगी और किडनीज भी हाइड्रेट रहती हैं। तो ये इसमें और आने इससे जो रिलेटेड मुख्तलिफ चीज़ें किडनीज में होती हैं, इन्फेक्शन है, स्टोन बनना है, ये सब भी चीज़ें अवॉइड होती हैं और पेशाब में इन्फेक्शन के चांसेस भी घट जाते हैं। डॉक्टर, अब ख़ास तौर से क्योंकि हिंदुस्तान की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त क्विक के उस पर होती है, और अक्सर करके लोग पहुंच जाते हैं कि यहाँ पे ये मेडिसिन वो मेडिसिन। तो जाहिर सी बात है कि एक पढ़ा लिखा डॉक्टर जो है वो मेडिसिन नहीं बताता है। ज़िंदगी में कौन कौन से उसलूब, कौन कौन सी चीज़ें जो हम प्रोस्टेट को अवॉइड कर सकते हैं, उससे दूर हो सकते हैं, जो शुरुआत से एक बंदा 30 प्लस एज पर जाए तो वो कौन कौन सी चीज़ें करे, कौन कौन सी एक्सरसाइज करे जिससे इस प्रॉब्लम को कम से कम दूर किया जा सके? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसको अवॉइड करना है। तो 30-35 ईयर्स की अगर किसी आदमी की एज है तो एक तो वो ओबेसिटी या जो मोटापा है इसको ज़रूर अवॉइड करें। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के अंदर बताया कि थोड़ी एक्सरसाइज होनी ज़रूरी है, कम से कम जॉगिंग या ब्रिस्क वॉकिंग जिसे बोलते हैं, हम इतना तेज़ चलें कि हमें पसीना आने लगे, वो ब्रिस्क वॉकिंग कहलाती है, उसको ज़रूर करें। दिन में चाहे 15 मिनट 20 मिनट ये ज़रूर अपने दिनचर्या के अंदर ज़रूर इसको बनाएं कि वो ज़रूर इसको करें। खाने के अंदर मैंने आपको बताया जैसे कि जो भी मोटापे की चीज़ें उनको अवॉइड करना है, ऑयली स्पाइसी फूड्स हैं इनको अवॉइड करें। इसके साथ साथ अल्कोहल ज़रूर अवॉइड करें, आजकल जो बड़ा प्रेवलेंट हो गया है लोगों के अंदर, तो अल्कोहल को ज़रूर अवॉइड करें। ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक प्रूव हो चुकी हैं जिनकी वजह से ये प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, तो इनको ज़रूर अवॉइड करें। अब हम अगर बात करें कि जैसा कि आपने बोला कि सर्जरी जो है वो बहुत सारी चीज़ों की इसमें मदद करता है और सर्जरी से बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन फिर लोगों के जहन में आता है कि सर्जरी के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशन इस तरह की होती हैं कि जो बंदे को लगता है कि हमें ये कराने से प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो कितना सेफ़ है और कैसे इस चीज़ से सर्जरी कराकर इससे निपटा जा सकता है? देखिए, ये जो अब आजकल जो हम करते हैं ये एंडोस्कोपिक सर्जरी होती है, इसमें कहीं कट नहीं लगाते बॉडी के अंदर, जो नॉर्मल जो ऊपर वाले ने रास्ता दिया है उसी से जाते हैं और प्रोस्टेट को निकाल देते हैं। बहुत सेफ़ है, अप्रॉक्सीमेटली 98 to 100% कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अगर प्रॉपर्ली किया जाए तो कभी दिक्कत नहीं आती इसके अंदर, और सेफ़ सर्जरी है। ज़रूर हो सकता है शुरुआत में
5 दिन, हफ्ता भर, 10 दिन कुछ प्रॉब्लम रहे, जैसे पेशाब में जलन हो सकती है, पेशाब करने में बार बार पेशाब जाना पड़ सकता है, कभी कभी पेशाब निकल भी जाता है कपड़ों के अंदर, मगर ये वक्त के साथ ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। तो हफ्ते 10 दिन के अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं और आदमी फिर जो नॉर्मली पेशाब करता था बिल्कुल वैसे ही पेशाब करेगा। एक बहुत अहम सवाल जो है वो इसमें भी हो और मेरे जहन में भी आया कि अगर कोई 50 इयर्स ओल्ड पर्सन है और उसको अगर ये प्रॉब्लम होती है तो सर्जरी के बाद क्या उसको जिनसियाती प्रॉब्लम हो सकती है, यानी वो सेक्सुअल चीज़ों की तरफ कोई इस तरह की कॉम्प्लिकेशन या कोई ऐसी प्रॉब्लम जो उसके जहन में आ जाए और साइकोलॉजिकली वो डर रहा हो कि अगर हम ये कराएंगे तो प्रॉब्लम हमें बढ़ सकती है? देखिए, ऐसा कोई सर्जरी के बाद प्रॉब्लम नहीं होती है। इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों के अंदर एक एंटिटी होती है, मेडिकल भाषा में कहते हैं उसे रेट्रोग्रेड एजैकुलेशन बोलते हैं। तो उसके अंदर जो स्पर्म है, जो सीमन बाहर आना चाहिए, वो कभी कभी बाहर ना आने के बजाय वो अंदर ब्लैडर में चला जाता है। ये ज़रूर एक कभी कभी कुछ लोगों के अंदर प्रॉब्लम होती है, बट इसका भी इलाज है। तो ये भी बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशन है, बहुत कॉमनली नहीं होती है, मगर अगर बाई चांस किसी को हो भी जाती है तो इसका इलाज है, तो उससे भी और दवाओं से ही इलाज हो जाता है, तो इससे कोई ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती। जी डॉक्टर साहब, बहुत तेज़ी से वक्त निकल रहा है और बहुत तेज़ी से मैं सवाल करना चाह रहा हूँ ताकि जल्दी से किसी भी बंदे डायबिटिक है वो कितना असरअंदाज होता है इस प्रोस्टेट की प्रॉब्लम में? देखिए, डायबिटीज़ की वजह से प्रोस्टेट होना या ना होना इससे कोई बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है जी। मगर हाँ, ये ज़रूर है कि जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम लॉन्ग स्टैंडिंग है, लंबे वक्त से डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, और उनको भी अगर एज के साथ प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है तो उनके साथ एक दिक्कत ये आती है कि डायबिटीज़ होने की वजह से उनके मसाने के अंदर जो नसें होती हैं वो ज़रूर वीक हो जाती हैं, जिसको हम मेडिकल भाषा में डायबिटिक सिस्टोपैथी बोलते हैं जी। तो अगर किसी को लंबे वक्त से डायबिटीज़ है और ये प्रॉब्लम भी शुरू हो गई है और उन मरीज़ों के अंदर ज़रूर हम एक मुख्तलिफ स्पेशल टेस्ट होता है जिसे यूरोडायनेमिक स्टडी बोलते हैं, वो हम कराते हैं देखने के लिए कि क्या नसों के अंदर कोई कमज़ोरी है या नहीं जी। और अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्जरी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम उसमें सर्जरी में नहीं। डॉक्टर साहब, आखिर में मैं चाहूँगा कि इस पूरी गुफ्तगू के साथ साथ हमारे तमाम उन नाजरीन के लिए एक मैसेज आपकी तरफ से हो ताकि वो अपनी लाइफ स्टाइल को, खान पान को और प्रोस्टेट से रिलेटेड जो अभी से अवेयर हो सकता है वो उस पर हो जाए, एक आपकी तरफ से मैसेज आप इस। बिल्कुल, मैं बस लास्ट में यही कंक्लूड करना चाहूँगा। सबसे पहले ये है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम किसी को होती है तो वो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि इसको नज़रअंदाज ना करें। इसके लिए फ़ौरन ही जो भी आपके इलाके में यूरोलॉजिस्ट हैं उनसे जाके ज़रूर मिलें और इस प्रॉब्लम को कैटर किया जाए, उसको फिर जो भी इसका इलाज है, चाहे दवाओं से हो चाहे ऑपरेशन से हो, उसको किया जाए, एक बात। और जिन लोगों को नहीं है प्रोस्टेट, अभी यंग एज हैं, 30-35 ईयर्स के हैं, वो इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं आगे इनको ना हो, उसके लिए एक तो ये है कि लाइफस्टाइल चेंज करें अपना। लाइफस्टाइल के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि स्ट्रेस वाली चीज़ें कम करें। दूसरा, ओबेसिटी या मोटापा जो है उसको ज़रूर कंट्रोल करें। तीसरा, अपने दिनचर्या के अंदर अपने बॉडी जो पूरा डे टू डे टाइम है उसके अंदर ज़रूर कुछ वक्त की एक्सरसाइज ज़रूर रखें। वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो योगा के फॉर्म में हो, वो आपकी वॉकिंग के फॉर्म में हो, या आप कुछ लाइट वेट लिफ्टिंग कराना चाहें बाय लाइट, वो भी कर सकते हैं, बट वो ज़रूर रखें, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर। और एक सबसे ज़रूरी चीज़ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया और यकीनन मैं चाहूँगा कि इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी यूरोलॉजी के अलग शोबे को लेकर एक गुफ्तगू आपसे की जाए, तो इंशाल्लाह ये मैं उम्मीद रखता हूँ आपसे। नाज़रीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम सेहतमंद ज़िंदगी और हमसे महवे गुफ्तगू थे डॉक्टर शाहज़ेब फरीदी साहब जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली से। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह फिर एक बार आपके सामने कुछ और मुद्दों को लेकर, कुछ और बीमारियों से लेकर इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान अतर काज़मी को इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।